हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस की जो सीरीज चल रही थी, सीरीज 12 लेके आप लोगों के सामने आए हैं। इससे पहले सीरीज 11 तक हो चुका है। कृपया जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, कृपया वो जाके पहले वीडियो देख लें, तो इससे उनका क्रमवार सही रहेगा। तो आइए सीरीज 12 देखते हैं। आइए सीरीज की शुरुआत करते हैं। हाँ, देख लीजिए सीरीज 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया 1952 ईस्वी में। कब किया गया? 1952 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकेंड। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में साल भर में 2 बार, यानी 6 माह में 1 बार। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। 1 वर्ष में 2 बार, यानी कि 6 महीना के बाद 1 बार सत्र हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो देख लीजिए, जब भी कोई धन विधेयक होता है लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अब जब राज्यसभा में भेजा जाता है, वहां से भी पारित हो जाता है, तब जाके वो लागू होता है। अगर राज्यसभा में पारित नहीं होगा तो वो रह जाएगा। तो वो कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद जब राज्यसभा में किसी धन विधेयक को भेजा जाता है तो कितने दिनों तक वो अपने पास रख सकता है। यानी कि अगर उसको नहीं पारित होना है, राज्यसभा में नहीं लोग चाह रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम सीमा है कि आप 14 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं। 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसको पुनः वापस आपको फिर लोकसभा में भेजना पड़ता है। तो वही पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो ये होता है 14 दिन। 14 दिनों के भीतर इसको वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। ठीक, सरदार बलदेव सिंह जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ पटेल। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार
वल्लभ पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों इस प्रकार ये सीरीज 12 के 9 क्वेश्चन हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाँ देख लीजिए, 10 नंबर, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व कौन सा है? वो है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट देख लीजिए 11 नंबर, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम सक्रिय तत्व क्या है? सीसा। सीसा जो होता है वो सबसे कम सक्रिय होता है और पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो महात्मा बुद्ध जो है वो 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना कहाँ किए थे? तो वाराणसी में, सारनाथ में। कहाँ? वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। बानी ठानी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बानी ठानी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो यह है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। बानी ठैनी किस शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल होता है। हमारी कोशिकाओं में 80% से अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। ठीक, देख लीजिए नेक्स्ट 16वां, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सम्राट अशोक अपनी हर एक चीज को शिलालेखों में अंकित करवाते थे। तो जो कलिंग युद्ध बहुत ही हुआ था हृदय विदारक, और एक तरह से कह लीजिए कि सम्राट अशोक के लास्ट था यही कलिंग युद्ध, जिसमें करीब 2 लाख सैनिक मारे गए थे। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख। तेरहवें शिलालेख में अशोक के ये कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। वहां 2 लाख सैनिकों की लाशें देखते हैं कि कटी हुई हैं। तो उसको देख के अब सोच लीजिए कि जहां पर 2 लाख लोगों की कटी हुई लाशें हैं, पड़ी हुई हैं, तो उसके वजह से इनका वहीं से हृदय परिवर्तन होता है। और ये इस कभी कभी पूछ भी देता है कि बौद्ध धर्म अशोक कब धारण किए थे? तो कलिंग युद्ध के पश्चात वही घोषणा कर दिए थे कि आज से कोई युद्ध मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो मोनालिसा बहुत ही प्रसिद्ध थी चित्र है ये। इसकी रचना जो है लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। कौन किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। हाँ, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है? तो राइबोसोम।
सोम। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन होता है? राइबोसोम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष। कौन थे? जेबी कृपलानी। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है पुरुष का, यानी कि पुरुष का ही गुणसूत्र निर्धारण करेगा कि लड़का होगी कि लड़की, यानी लड़का होना और लड़की होना किस पे निर्भर करता है? हमेशा पुरुष पे। तो वही क्वेश्चन है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। इस प्रकार दोस्तों ये सीरीज 12 का 20 क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो है वो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिए, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता था? यहाँ पे था कर लीजिए क्योंकि ये बीत चुका है। तो ऋग्वेद में जो भी महिला आजीवन शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगना वो उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वो है सियाचिन क्षेत्र, जहां पे चीन से हमेशा सियाचिन क्षेत्र, चीन से हमेशा लड़ाई चलती रहती है, वो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन क्षेत्र। यहाँ पे ठंडी भी बहुत पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है और सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। तो समझिए कि दोनों तरीका से कठिन है, भौतिक और। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है मांजुली। कौन है? मांजुली। नेक्स्ट देखिए, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम था? तो हरित क्रांति जब हुई थी तो उस समय मोटे अनाज पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा था,
या बहुत कम पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटे अनाज, मोटे अनाज पर। इस तरह के फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव अत्यंत कम या नगण्य था, तो मोटे अनाज पर। तो इस प्रकार दोस्तों सीरीज 12 का ये 30 नंबर को कंप्लीट हो गया। इस तरीक़ा से दोस्तों सीरीज 12 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बताया हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों के भी पास पहुँच सके जो जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।